मूवी की शुरुआत में दिखाया जाता है कि आसमान से कुछ लोग गिर रहे होते हैं, जिसमें मूवी का मेन कैरेक्टर डेन होता है। सब लोग पानी में गिरते हैं। जब डेन पानी से बाहर आता है तब उसके हाथ में गन होती है। वहाँ पर एक वॉर सीन को दिखाया जा रहा था। अब अगले सीन में हमें 28 साल पहले का समय दिखाया जाता है, जहाँ हम डेन को ही देखते हैं। उस दिन उसकी बेटी की बर्थडे थी, तो वो बहुत सारा गिफ्ट अपनी बेटी के लिए लेके जा रहा था। फिर उसकी वाइफ उसे बताती है कि उसके फादर का लेटर आया है उनके ग्रैंड डॉटर मतलब डेन की बेटी के लिए। तो डेन कहता है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है और ना ही उनके ग्रीटिंग्स की कोई जरूरत है, और वो भूल जाए कि उनकी कोई ग्रैंड डॉटर भी है। डेन पेशे से एक बायोलॉजिस्ट होता है, लेकिन आजकल वो टीचिंग प्रोफेशन में था, जिसमें उसका ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। तो वो एक दूसरे जॉब के इंटरव्यू के लिए जा रहा होता है जो रिसर्च रिलेटेड होती है, लेकिन जाने से पहले ही वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा करता है और गुस्से में आकर लैपटॉप तोड़ देता है। कुछ देर बाद खुद पर कंट्रोल करके वो घर वापस आता है और बेटी के साथ टीवी देखने लगता है। टीवी में एक फुटबॉल मैच दिखाया जाता है। उसी वक्त फुटबॉल स्टेडियम के बीच ग्राउंड में एक एक्सप्लोजन होता है। साथ ही साथ वहाँ से बहुत सारे लाइट निकल रही थी और उसमें से कुछ सोल्जर भी निकल कर आते हैं, जिसको लीड कर रही थी लेफ्टिनेंट हर्ट, और वो बताती है कि हम फ्यूचर से आए हैं। आज से 30 साल बाद एक ऐसी जंग छिड़ने वाली है कि उससे मानव जाति का नामो निशान मिट सकता है। इसीलिए हम टाइम मशीन के जरिए यहाँ आए हैं कि आप सबसे मदद मिल सके। अगर आप लोग हमारा साथ नहीं देंगे तो हम उस शक्ति से लड़ने के काबिल नहीं रहेंगे। ये न्यूज हर टीवी चैनल में दिखाया जा रहा था। इस न्यूज के 1 साल के अंदर सभी सरकार एकजुट होकर अपनी अपनी सेना बनाकर भविष्य में भेज रही थी। यहाँ हमें पता चलता है कि जो लोगों को भविष्य में भेजा जाता है उन लोगों को 7 दिन में वापस कर दिया जाता है, लेकिन जो लोग वापस आते हैं उन लोगों का हाथ पैर नहीं होता है और 100% में से ओनली 20% लोग वापस आते हैं, बाकी सब मर चुके होते हैं। तो बाकी लोग सोचने लगते हैं कि हम जाए या फिर ना जाए। फिर एक दिन डेन स्कूल जाता है, लेकिन उस दिन क्लास में किसी का मन नहीं होता है पढ़ने का, लेकिन वो फिर भी कोशिश करता है पढ़ाने की ताकि स्टूडेंट्स को पढ़ाई में मन लग सके। तभी उसके फोन पे एक मैसेज आता है। रिसर्च सेंटर से उसे बुलाया जाता है कि आप जल्दी से रिसर्च सेंटर पहुंचिए, आपकी वहां जरूरत है। वो जल्दी से रिसर्च सेंटर पहुंचता है। वहां पर उसे पकड़ लिया जाता है और उस पर काफी सारा एक्सपेरिमेंट किया जाता है और उसके हाथ पर एक डिवाइस फिट कर दिया जाता है। फिर उसे कहा जाता है कि आपको हम लोग वॉर में भेज रहे हैं, जो आपको फ्यूचर में जाकर लड़ना है, और आपको ये भी बता दें कि आज से 8 साल बाद आपकी मौत हो जाएगी, इसीलिए आपकी सारी एनर्जी हम चाहते हैं कि आप वॉर में लगा दे। तो डेन बोलते हैं कि ये आप क्या बोल रहे हैं, मेरी डेथ हो जाएगी और फिर भी आप मुझे वॉर में भेज रहे हैं। तो वो लोग कहते हैं कि शांत रहिए, अभी वॉर में काफी ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ रही है, इसीलिए आपको भेजा जा रहा है। अगले 24 घंटे में आपको फ्यूचर में भेजा जाएगा और अगले 7 दिन तक आपको वहाँ लड़कर वापस आना है। आपकी डिवाइस से आप फ्यूचर में कहाँ होंगे ये लोकेट की जाएगी। ये सब सुनकर डेन काफी ज्यादा डर जाता है। उसके बाद वो अपने घर जाकर वाइफ से मिलता है। एमी एक मीटिंग में बिजी थी। जो वॉर से वापस आए लोग थे उन लोगों का एक्सपीरियंस कैसा था इसके बारे में बात चल रही थी। डेन वहाँ आकर एमी से मिलता है और बोलता है कि अब उसे भी जंग में भेज दिया जाएगा, लेकिन एमी बोलती है कि मैं तुम्हें कहीं पर भी जाने नहीं दूंगी। लेकिन डेन बोलता है ये इम्पॉसिबल है, इस डिवाइस के वजह से वो मुझे कहीं से भी ढूंढ सकते हैं। तो एमी डेन को बताती है कि तुम अपने फादर से जाकर मिलो, एक वही है जो इस डिवाइस को उतार सकते हैं। अब डेन ना चाहते हुए भी अपने फादर से जाकर मिलता है। उसके फादर एरोप्लेन रिपेयर करते थे और नए नए गैजेट्स बनाते थे। डेन अपने फादर को बोलता है वॉर में जाने के लिए ये डिवाइस उसके हाथ में फिट की गई है, इसे मुझे उतारने में मदद करे। तो उसके फादर उस डिवाइस को देखता है और बोलता है कि ये डिवाइस सी सीरीज का है और काफी पावरफुल है, इसे निकालने में मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। थोड़ी देर उन दोनों में बात होते ही डेन पुरानी यादें ताजा करने लगता है। तो तभी जेम्स को बुरा लगता है और वो बोलते हैं कि बाप की याद तभी आती है जब औलाद मुसीबत में हो। ये सुनकर डेन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर कभी नहीं मिलेंगे कहकर वहाँ से चला जाता है। घर आकर डेन अपनी वाइफ को कहता है कि ये डिवाइस अभी तक हाथ से नहीं उतरी, इसका मतलब है कि मुझे अब वॉर में जाना ही पड़ेगा। उसकी वाइफ रोते हुए कहती है कि जाने से पहले अपनी बेटी से मिल लेना। वो अपनी बेटी से मिलता है और बोलता है कि बेटा मुझे एक ऑर्डर आया है तो मुझे अब जाना पड़ेगा। उसकी बेटी कहती है कि हाँ पापा मुझे मालूम है कि आप जंग में जा रहे हैं। उन दोनों के बीच काफी इमोशनल बातें होती है। अपनी बेटी से अलविदा कहने के बाद डेन अब वहाँ आता है जहाँ सारे सिविलियंस को जंग में जाने के लिए 7 दिन की ट्रेनिंग दी जा रही थी। यहाँ पर जितने सिविलियंस थे उन सब की उम्र 40 साल से ज्यादा थे। इस ट्रेनिंग में उनको बताया जाता है कि आपका सामना जिससे होने वाला है उस चीज का नाम है व्हाइट स्पाइक्स। वो काफी भयानक और तेज तर्रार जीव है। अगर आपको उनका सामना करना है तो आपको उनके पेट और गले पर वार करना पड़ेगा, क्योंकि उनका
पीठ और सर काफी मजबूत होता है। आपको 7 दिन वॉर में लड़कर 7 दिनों के बाद इस टाइमर के मदद से इस टाइमलाइन में वापस आना है और अगर आप वॉर में मारे जाते हैं तो आपके परिवार को $10 लाख दे दिया जाएगा। यहाँ पर डेन की दोस्ती 2 शख्स से होती है। एक का नाम है चार्ली जो कि एनवायरमेंटल प्रोफेसर होता है और दूसरा है डोरियन जो कि 3 बार भविष्य में जाकर उनसे लड़कर वापस आया है। जब सारे सैनिक इन सभी आगे फ्यूचर में किस तरीके से लड़ाई करनी है बता रहे होते हैं कि जंपलिंग के थ्रू आपको फ्यूचर में 30 साल बाद के टाइम में भेजा जाएगा, तो चार्ली कहता है कि क्यों ना हम उसी टाइम में जाएं जहां ये एलियन इस धरती पर आए थे और हम इन्हें उसी दिन ही मार देते हैं। तो मिलिट्री के लोग उसे बताते हैं कि ना हमें आज तक कोई स्पेसशिप या फिर कोई ऐसा निशान मिला जिससे हमें पता लग सके कि ये एलियन कब और किस समय इस धरती पर कहां से आए। हमें बस ये पता है कि रशिया में एक फर्स्ट अटैक हुआ था और उसके बाद ये अब पूरी दुनिया में फैल चुके हैं। यहाँ पर पता चलता है कि हर 7 दिनों के हमले के बाद 7 दिन का एक रेस्ट टाइम मिलता है। ये 7 दिन वो व्हाइट स्पाइक्स होते हैं। इन 7 दिनों में भविष्य से आए हुए मिलिट्री फोर्स नए सोल्जर्स को ट्रेन करते हैं ताकि वो इस वॉर में लड़ सके। और उसके बाद दिखाया जाता है कि वो दिन आ चुका था जब डेन को भविष्य में लड़ने के लिए जाना होता है। अब जंपलिंग शुरू होने के बाद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है और सभी सिविलियन जो जमीन पर उतरने वाले थे वो आसमान पे 5-6 मील ऊपर से गिरने लगते हैं। ये सीन स्टार्टिंग में दिखाया गया था। कुछ लोग बिल्डिंग से टकराकर मारे जाते हैं और कुछ लोग पानी में गिरकर बच जाते हैं। डेन भी बच जाता है। भविष्य की कमांडिंग लीड ऑफिसर लेफ्टिनेंट फॉस्टर वो उसे कांटेक्ट करती है और कहती है कि पास ही में एक रिसर्च सेंटर के अंदर हमारी कुछ हार्ड ड्राइव और दवाइयां हैं। एक टीम को पहले भेजा गया था लेकिन उन लोगों का अभी तक कोई पता नहीं है, तो अब आप लोग वहां जाएंगे और पता लगाएंगे और वो हार्ड ड्राइव और दवाइयां लेके आएंगे क्योंकि कुछ ही समय के अंदर यहाँ पर जेट फाइटर्स के थ्रू बॉम्ब ब्लास्ट होने वाला है। इसीलिए बॉम्ब ब्लास्ट होने से पहले वो दवाइयां और हार्ड ड्राइव लेके आना है। डेन को पहले मिलिट्री ट्रेनिंग मिल चुकी थी इसीलिए उसे पता था कि गन कैसे चलाई जाती है। डेन और उसके साथी उस रिसर्च सेंटर में जाते हैं और देखते हैं कि उन लोगों के आने से पहले ही व्हाइट स्पाइक्स ने पहली टीम के सारे मेंबर्स को मार दिया था। फिर भी डेन घबराता नहीं है। वो हार्ड ड्राइव और दवाइयां कलेक्ट करता है और तभी उनकी आवाज कुछ व्हाइट स्पाइक्स सुन लेते हैं और उन पर हमला कर देते हैं। उन हमले में काफी सारे लोग घायल हो जाते हैं लेकिन डेन और उसके कुछ दोस्त बच जाते हैं और अब वहाँ पर बड़े बड़े बॉम्ब गिराए जाने वाले थे। लेफ्टिनेंट फॉस्टर उन्हें कहती है कि जितनी जल्दी हो सके वहाँ से निकलो। वो सभी भाग रहे होते हैं। सामने से अचानक कुछ व्हाइट स्पाइक्स हमला कर देते हैं। अपनी जान बचाकर भागते भागते वो लोग एक टनल के अंदर पहुँचते हैं। तो इन सब के चलते उनका एक दोस्त क्रोविन कहती है कि तुम लोग सभी आगे जाओ, इन व्हाइट स्पाइक्स से बचने का अब एक ही रास्ता है, इस टनल को बॉम्ब से उड़ा दो। लेकिन डेन कहता है कि इसमें तुम भी मारी जाओगी। लेकिन क्रोविन किसी भी तरह से व्हाइट स्पाइक्स को उस टनल से बाहर जाने देना नहीं चाहती थी। अगले सीन में दिखाया जाता है कि टनल को बॉम्ब से उड़ा दिया जाता है जिसमें क्रोविन भी मारी जाती है और वहाँ पर जितने व्हाइट स्पाइक्स थे वो भी मारे जाते हैं लेकिन डेन और उसके कुछ दोस्त बच जाते हैं। अगले सीन में दिखाई जाती है लेफ्टिनेंट फॉस्टर डेन से बात कर रही होती है। तभी डेन को पता चलता है कि फॉस्टर उसकी बेटी मोरी है लेकिन फॉस्टर उसके फादर से मिलके उतना खुश दिखाई नहीं देती। डेन को फील होता है कि वो अपने फादर से जैसा बिहेव करता था उसकी बेटी भी उससे वैसा ही बिहेव कर रही थी। कुछ बातचीत होने के बाद फॉस्टर डेन को अगले मिशन के बारे में बताती है और वो था कि अब डेन को वहाँ जाना होगा जहाँ फीमेल व्हाइट स्पाइक्स अंडे देती है। वहाँ से एक फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को पकड़ के लाना होगा ताकि पता चल सके कि ये जीप जीते किस तरह से हैं। उसके बाद फॉस्टर और डेन हेलीकॉप्टर में बैठकर उस जगह जाने लगते हैं। रास्ते में फॉस्टर अपने फादर डेन को बताती है कि हमें जल्द से जल्द इन व्हाइट स्पाइक्स को खत्म करना होगा वरना एक भी इंसान इस धरती पर नहीं बच सकेंगे। आखिरकार वो लोग वहां पहुंच जाते हैं। फॉस्टर डेन से कहती है कि आप हेलीकॉप्टर में रुकिए, मैं नीचे जाती हूं और उस फीमेल को पकड़ने की कोशिश करती हूं। वहां पर एक टीम एक फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बहुत ताकतवर थी। वो जोर से चीखती है और उसकी आवाज सुनकर बाकी सारे व्हाइट स्पाइक्स भी वहाँ आने लगते हैं। ये देखकर डेन घबरा जाता है कि मेरी बेटी को कुछ हो ना जाए। तो डेन हेलीकॉप्टर से बाहर आ जाता है लेकिन उधर फॉस्टर उस व्हाइट स्पाइक्स को पकड़ चुकी थी और एक केज में डालकर हेलीकॉप्टर के जरिए उसे भेज दिया जाता है। लेकिन डेन और फॉस्टर हेलीकॉप्टर में जाने से पहले ही व्हाइट स्पाइक्स हेलीकॉप्टर तबाह कर देते हैं। वो लोग अब एक मिलिट्री गाड़ी में बैठ जाते हैं। वो लोग भागने लगते हैं और व्हाइट स्पाइक्स भी पीछा करने लगते हैं। वो लोग एक समुद्री इलाके में पहुंचते हैं। तब फॉस्टर डेन को बोलती है कि जब मैंने आपको हेलीकॉप्टर से उतरने के लिए मना किया था तो आप उतरे क्यों? तो डेन कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए नीचे आया था। फॉस्टर कहती है कि आप रहने दे इस बात को। जब मैं छोटी थी तब आप मुझे और मेरी माँ को छोड़कर चले गए थे। उसके कुछ साल बाद
माँ और आप में सेपरेशन हो गया और उसके कुछ साल बाद आपकी डेथ हो गई। मैंने आपके साथ क्या वक्त बिताया। वो दोनों काफी इमोशनल हो जाते हैं, लेकिन उन दोनों को अपने अगले मिशन पर जाना था। वो लोग उस फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को एक लैब में ले जाते हैं। वहाँ उसकी ब्लड सैंपल्स को लिया जाता है। इस सैंपल से वो लोग कुछ ऐसे टॉक्सिन बनाने की कोशिश करते हैं जिससे उन व्हाइट स्पाइक्स को मारा जा सके। अब फॉस्टर डेन के पास आती है और बोलती है कि अगर मैं कुछ ऐसे टॉक्सिन बना भी लूं जिससे ये जीव मर सके, लेकिन हमारे इतने स्टॉक्स नहीं है जिससे सारे व्हाइट स्पाइक्स को मारा जा सके, इसीलिए आपको वापस प्रिजन में जाना होगा और जो टॉक्सिन मैं बनाऊंगी उसकी कॉपीज आपको बनानी पड़ेगी। तो डेन फॉस्टर से पूछते हैं कि तुम मुझे क्यों भेज रही हो, तुम्हें तो मुझसे नफरत है। तभी फॉस्टर डेन को बोलती है कि मुझे सबसे ज्यादा ट्रस्ट अपने फादर पे ही है और मैं जानती हूँ कि आप कर सकते हैं। ये सुनकर डेन थोड़ा खुश हो जाता है और डेन बोलता है कि मैं यहाँ तुम्हें अकेले छोड़कर कैसे जा सकता हूँ, ट्रस्ट मुझे भी तुम पर है। तो फॉस्टर कहती है कि मैं इनका सामना कर सकती हूँ। तो डेन बोलता है कि ठीक है, मैं जाऊँगा, लेकिन बहुत ही जल्द वापस आ जाऊँगा। तो वो दोनों रेडी हो जाते हैं जहाँ टाइम मशीन के जरिए डेन को वापस जाना था। तभी उस फीमेल व्हाइट स्पाइक्स को होश आ जाता है और वो चिल्लाने लगती है, जिसकी आवाज सुनकर बाकी व्हाइट स्पाइक्स भी वहाँ आने लगते हैं। वो दोनों भागने लगते हैं, लेकिन फॉस्टर जख्मी हो जाती है। तो डेन कहता है कि अब मैं तुम्हें अकेले नहीं छोड़ के जाऊंगा, लेकिन फॉस्टर कहती है कि पापा आपको जाना होगा और पिछली बातों के लिए मुझे माफ कर दे। मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, मैं बस आपसे नाराज थी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है कि आप क्यों गए थे। तभी एक व्हाइट स्पाइक्स फॉस्टर को अपनी तरफ खींचता है और डेन टाइम मशीन के होने की वजह से पास्ट में वापस आ जाता है। पास्ट में वापस आकर वो काफी ज्यादा उदास हो जाता है। उसे डर होता है कि उसकी बेटी को कुछ हो ना गया हो। कुछ देर बाद वो देखता है कि उसका दोस्त भी वही होता है। तभी वो लेफ्टिनेंट हर्ट से कहता है कि उस टॉक्सिन की कॉपीज बनाएं ताकि मैं ये टॉक्सिन ज्यादा से ज्यादा लेके फ्यूचर में जा सकूं, क्योंकि मेरी बेटी मुसीबत में है। तो लेफ्टिनेंट हर्ट बोलती है कि अब हम फ्यूचर में जा नहीं सकते क्योंकि वो मशीन खराब हो चुकी है। ये सुनकर वो टूट जाता है। आखिरकार वो अपने घर जाता है और अपनी वाइफ और बेटी से मिलता है। वो अपनी बेटी को बहुत प्यार करता है और अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है कि उसकी बेटी क्या बनेगी। उसके बाद डेन सीधा डोरियन के पास आता है, जो एक सोल्जर था। उसके पास एक व्हाइट स्पाइक्स का नाखून था, जिससे पता चल सकता है व्हाइट स्पाइक्स की ओरिजिन कहाँ से थी। वो नाखून लेकर डेन उसके और एक दोस्त चर्ली के पास जाता है, जो कि एक एनवायरमेंटल साइंटिस्ट है। वो इसे चेक करके बताता है कि इसमें लावा की राख है, लेकिन इससे मालूम नहीं होगा कि इनका ओरिजिन कहाँ से है। तो डेन बोलता है कि रुकिए, मेरे क्लास में एक लड़का है जो हर वक्त लावा के बारे में बात करता था, शायद उसे पता हो सके। वो सभी उस लड़के के पास जाता है। वो लड़का बताता है कि आज से 1000 साल पहले चाइना में एक ज्वालामुखी में बहुत बड़ा ब्लास्ट हुआ था, जो कि इतना बड़ा था कि उसकी लहरें रशिया तक पहुंच गई थी और अब वहीं पर जम के उसकी राख बन चुकी थी। आज से कुछ 60-65 साल पहले जब वैज्ञानिक 1946 के अंदर उस ग्लेशियर में पहुंचे तो पता चला कि उस बर्फ के नीचे आज भी वो राख मौजूद है। तो इससे डेन को अंदाजा होता है कि व्हाइट स्पाइक्स कहीं बाहर से धरती पर आए नहीं, बल्कि वो 1000 साल पहले से ही इस धरती पर मौजूद थे। वो बस इंतजार कर रहे थे बर्फ के पिघलने का। इसी वजह से उनका कोई भी स्पेसशिप नहीं मिला था। अब ये सारी बात वो यूएस गवर्नमेंट के मेन सेनेटर को बताता है और ये भी बताता है कि अगर हम पहले जाकर उन व्हाइट स्पाइक्स को मार देते हैं तो भविष्य में ये जंग नहीं छिड़ेगी। लेकिन सेनेटर उसकी बात को मानने से इनकार कर देते हैं। तभी डेन को अपने फादर की याद आती है, जिनके पास बहुत सारे इलीगल प्लेन थे जिससे वो रशिया जा सकेगा। उसके इस काम से उसका पिता मना कैसे कर सकते थे। लेफ्टिनेंट हर्ट भी इस मिशन से जुड़ जाती है और डेन के कुछ दोस्त भी उसके साथ होता है। इसके बाद वो लोग सीधा रशिया उस स्पॉट पर पहुंचते हैं। वहां पर वो बम से धमाका करते हैं और जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा स्पेसशिप देखते हैं, जिससे वो व्हाइट स्पाइक्स आने वाले थे। वो लोग सावधानी से अंदर जाते हैं और वो टॉक्सिन जो लाए थे वो एक एक करके सभी व्हाइट स्पाइक्स के अंदर इंजेक्ट करते रहते हैं और वो सारे इंजेक्ट किए हुए व्हाइट स्पाइक्स पानी की तरह गलने लगते हैं। लेकिन उनके आवाज से बाकी सारे डीप स्लीप में सोए हुए व्हाइट स्पाइक्स जग जाते हैं और वहाँ पर बाकी सोल्जर्स को मारने लगते हैं। डेन काफी व्हाइट स्पाइक्स मारता है, तभी उनमें से एक फीमेल व्हाइट स्पाइक्स निकल कर भाग जाती है। वहाँ से बाकी सारे स्पाइक्स निकल ही रहे होते हैं। तो तभी डोरियन कहता है कि इन स्पाइक्स को यहाँ खत्म करने की बस एक ही रास्ता है और वो है इस पूरे शिप को बम से उड़ा दो। डोरियन डेन को जल्दी उस शिप से निकलने के लिए कहता है, क्योंकि उसे उस फीमेल स्पाइक्स को मारना था और डोरियन कहता है कि हम इस शिप को देख लेंगे। उसके बाद डोरियन उस शिप को ब्लास्ट कर देता है। डेन बाहर आकर उसके पिता जेम्स और चार्ली को घायल हालत में देखता है। वो बोलते हैं कि हमने उस स्पाइक्स को रोकने की काफी कोशिश की, लेकिन वो काफी ज्यादा बड़ी थी और उसके सर में एक लाल निशान थी। डेन बोलता है कि अगर हमने उसे नहीं रोका तो भविष्य में आकर इंसानी सभ्यता को खत्म कर सकती है। तो जेम्स और डेन
उसे मारने के लिए एक प्लान बनाते हैं। जेम्स अपना जैकेट एक मूर्ति के रूप में खड़ा कर देता है। व्हाइट स्पाइक्स को लगता है कि वो कोई इंसान है, वो उस पर हमला कर देती है तो जेम्स कुछ दूर से स्पाइक्स के ऊपर गोली चला देते हैं। डेन भी अपने पिता की मदद करता है और स्पाइक्स को स्नो बाइक से क्रैश करवाकर उसके हाथ में वो टॉक्सिन इंजेक्ट कर देता है। उससे स्पाइक्स का हाथ जलने और पिघलने लगता है तो वो स्पाइक्स अपना हाथ काट देती है ताकि उसका पूरा शरीर खराब ना हो सके। फिर से वो डेन पर हमला करती है, तभी जेम्स अपना हाथ काट देता है और व्हाइट स्पाइक्स खून का गंध बहुत ज्यादा पसंद करते थे तो वो डेन को छोड़कर जेम्स की तरफ बढ़ती है उसे मारने के लिए। डेन देखता है कि उसके फादर उसे बचाने के लिए अपनी जान देने वाले थे। तभी डेन चार्ली का दिया हुआ नाखून से उस व्हाइट स्पाइक्स की गले पर वार करता है और उसका गला काट देता है और बाकी जो टॉक्सिन उसके पास होता है वो उसके मुंह में डाल देता है, जिससे उसका मुंह जलकर गलने लगता है और डेन उसे खाई में पटक देता है तो खाई से गिरकर एक बड़े चट्टान से टकराकर मर जाती है। इसी के साथ दुनिया में आने वाला एक बहुत बड़ा हादसा टल जाता है। इसके बाद डेन और जेम्स की दोस्ती हो जाती है और डेन जेम्स को अपनी ग्रैंड डॉटर से मिलने के लिए उसके घर में लाते हैं और अपनी डॉटर मोरी से मिलवाते हैं और इस मूवी का यहीं पर एक हैप्पी एंडिंग हो जाता है। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे लाइक कमेंट करके जरूर कहना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।